हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 में एजी केमिस्ट्री के अंदर जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है मृदा अपक्रिया, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसको शुरू करने जा रहे हैं। और उसमें ही हम पहला जो डेफिनेशन की बात करेंगे, पहले वो मृदा अपक्रिया की डेफिनेशन की ही बात करेंगे। मृदा अपक्रिया को अगर हम मोटे तौर पर डिफाइन करें, सीधे शब्दों में कहते हैं कि मृदा के अंदर होने वाली अपक्रियाएं। अब मृदा के अंदर होने वाली जो अपक्रियाएं हैं, उनमें से कौन सी अपक्रियाओं पर हम यहाँ खुद को केंद्रित रखेंगे। हमारा जो यहाँ स्टडी का जो टॉपिक होगा वो किस प्रकार की मृदा में होने वाली अपक्रिया पर होगा, उसको हमें समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो डेफिनेशन दी गई है वो क्या है कि जो मृदा विलयन होता है उसमें एचाइन और ओएचाइनों के मध्य एक संबंध होता है जो ये निर्धारित करता है कि मृदा अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। इसी संबंध को ही हम क्या कहते हैं, मृदा अपक्रिया कहते हैं। समझ में आया? क्या समझ में आया कि जो मृदा विलयन है उसमें उपस्थित एचाइंस एवं ओएचाइंस के मध्य वह संबंध जो यह निर्धारित करता है कि मृदा अम्लीय या क्षारीय या उदासीन है, उसे मृदा अपक्रिया कहते हैं। समझना की बात? यानी मृदा अपक्रिया से तात्पर्य हमारा क्या है कि मृदा के अम्लीय या क्षारीय या उदासीन होने से है। ठीक है, यानी मृदा अपक्रिया का सीधा सेंस जाता है कि इससे हम ये पता कर लेते हैं कि अर्थात मृदा अम्लीय होगी, मृदा क्षारीय है या मृदा उदासीन है। ठीक है, अब मृदा में जो मृदा सॉल्यूशन है उसमें हमारे अलग अलग प्रकार के आयन मौजूद होते हैं। एक अम्लीय आयन भी होते हैं और क्षारीय आयन भी होते हैं। अम्लीय आयन कौन से होते हैं? अम्लीय आयन हमारे धनावेश वाले आयन होते हैं। जैसे अम्लीय आयन हमारे कौन से होंगे? अम्लीय आयन्स कौन से होंगे? जैसे मैं एच आयन की बात करूं, एच आयन हो गया हमारा, सॉरी अम्लीय आयन्स की बात कर रहे हैं हम पहले, है ना। जैसे हमारा NO3 आयन हो गया, जैसे SO4 आयन हो गया, है ना। ये अम्लीय आयन्स हो सकते हैं। ठीक है, इनको हम अम्लीय आयन कहेंगे। अब हमारे क्षारीय, ये हमारे कैसे आयन हो गए? अम्लीय आयन हो गए। ठीक है, और अम्लीय अम्लीय नेचर ये क्रिएट कर देंगे। और अम्लीय नेचर में हमारा एच आयन को तो हमें याद रखना है, ये अम्लीय नेचर क्रिएट करेगा, तो यहाँ एच आयन हो गया। पहले इनको समझाया मैंने, ऋणात्मक शब्द का यूज किया इसलिए मैंने समझा, लेकिन यहाँ एच आयन धनात्मक रहेगा जो हमारा अम्लीय गुण उत्पन्न करता ही है। इसके अलावा अन्य होंगे वो ऋणावेश वाले होंगे। अगला कौन सा है? जैसे क्षारीय, क्षारीय आयन्स, क्षारीय आयन्स में OH आयन तो आएगा ही आएगा पहले, भाई OH आयन। ठीक है, H आयन अम्लीय के लिए जिम्मेदार है, तो OH आयन किसके लिए? क्षारीय के लिए जिम्मेदार है। जैसे कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, ठीक है, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, ये हमारे क्षारीय आयन्स होंगे। कैसे होंगे? क्षारीय आयन्स होंगे। ठीक है, अगर इनकी अधिकता रहेगी तो मृदा अम्लीय अपक्रिया दर्शाएगी, इनकी अधिकता रहेगी तो मृदा क्या दिखाएगी? क्षारीय अपक्रिया दिखाएगी। और मृदा में एच आयन और OH आयन दोनों बराबर हो गए तो मृदा कैसी होगी? उदासीन अपक्रिया दिखाएगी। समझ में आ गई बात? तो हम समझ सकते हैं मृदा, और ये सब किस पर होते हैं? मृदा की जो कोलाइडी कण होते हैं उनके सरफेस पर पाए जाने वाले आयन्स होते हैं। ठीक है, तो मृदा सॉल्यूशन में इन्हीं आयनों के संतुलन से, यानी ये आयन कम है, ज्यादा है, ठीक है, या इक्वल है, तो हमारी मृदा की जो प्रकृति है अर्थात मृदा की अपक्रिया का निर्धारण होता है। ठीक है, यदि हम समझें, सीधी सी बात आगे भी समझेंगे हम, यदि देखो याद रखना, अब मैं समझाऊंगा भी आगे, जहां भी एच आयन है ये हमेशा अम्लीय गुण के लिए, अम्लीय होने के लिए जिम्मेदार होगा। अगर ये अधिक है एच आयन तो नेचर कैसी हो जाती है? अम्लीय हो जाती है। और OH आयन हमेशा क्षारीय के लिए जिम्मेदार रहेंगे, यानी ये क्षारीय प्रकृति को उत्पन्न करेंगे।
और यदि ये दोनों बराबर हो जाएं, इन दोनों की सांद्रता बराबर रहे, ठीक है, तो प्रकृति कैसी रहेगी? उदासीन। ठीक है भाई, अगर इनकी सांद्रता अधिक है, मेरा मतलब है कि ये अधिक है, तो अम्लीय हो जाएगी। OH आयन यदि अधिक है तो कैसी हो जाएगी? क्षारीय हो जाएगी। और यदि H आयन OH आयन दोनों क्या है? बराबर हैं, दोनों की सांद्रताएं बराबर हैं, दोनों का सांद्रण बराबर है, तो मृदा अपक्रिया कैसी होगी? कैसी होगी? उदासीन होगी। तो इसी बिंदु को हम समझ सकते हैं। यदि मृदा कणों पर हम कह सकते हैं, जब मृदा कणों पर, मृदा कॉलॉइडी कणों पर या मृदा कॉलॉइड पर H आयन की सांद्रता, ऐसे कह सकता हूं, H आयनों की सांद्रता OH आयनों की सांद्रता से अधिक होती है, तो मृदा अपक्रिया अम्लीय होती है। ये पॉइंट याद रखना। तो मृदा अपक्रिया कैसी हो जाएगी भाई? तो मृदा अपक्रिया अम्लीय होगी, एसिडिक होगी। ठीक है। नंबर दो, जब मृदा कॉलॉइड पर, जब मृदा कॉलॉइड पर OH आयनों की सांद्रता किससे? H आयनों की सांद्रता, H आयनों की सांद्रता से अधिक होती है, तो मृदा अपक्रिया क्या होती है? क्षारीय होती है। मृदा अपक्रिया कैसी होती है? क्षारीय होती है। ये चीज याद रखनी है। तो मृदा अपक्रिया कैसी हो जाएगी भाई? क्षारीय होगी। और नानी मार, अब हम आगे चलते हैं कि यदि, जब थर्ड पॉइंट क्या आता है? अगला जो पॉइंट आता है हमारा, वो हमें समझना है। जब H आयन तथा OH आयनों की सांद्रताएं बराबर होती हैं, ऐसे लिख सकते हैं, जब H आयनों तथा OH आयनों की सांद्रताएं बराबर होती हैं, तो मृदा अपक्रिया उदासीन होती है। तो मृदा अपक्रिया कैसी होती है भाई? उदासीन होती है। तो मृदा अपक्रिया कैसी होती है? उदासीन होती है। ठीक है, ये चीज हमें याद रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम मृदा अपक्रिया के बारे में समझ पा रहे हैं, और बहुत सिंपल सा है, जिसको आप अच्छे से समझते रहेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पर, और वो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मृदा पीएच। मृदा पीएच,
मृदा पीएच क्या है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हमें लिखनी है। हम लिख सकते हैं कि मृदा का जो सॉल्यूशन है, देखो मृदा पीएच से पहले हमें पीएच को समझना होगा। ठीक है, पीएच किसे कहते हैं पहले हम इसको समझेंगे। ठीक है, मृदा पीएच में हमारा जो अगला टॉपिक आ रहा है वो क्या आ रहा है, पीएच का आ रहा है। ठीक है, पीएच किसे कहेंगे वो हमें समझना है। ठीक है, चलो समझते हैं इसको। देखो एक वैज्ञानिक थे सोरेनसन वैज्ञानिक ने किसी भी विलयन में, ऐसा विलयन जिसमें हाइड्रोजन आयन बहुत कम मौजूद है, ठीक है, तो उसकी अम्लीयता के निर्धारण के लिए उन हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए या हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के आधार पर उन्होंने उसकी अम्लीयता को व्यक्त करने के लिए एक विधि दी, जिसमें उन्होंने हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को 10 की ऋणात्मक घात के रूप में व्यक्त किया, जिसे पीएच कहा जाता है। ठीक है, यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को उन्होंने 10 की ऋणात्मक घात के रूप में व्यक्त किया और जिसे क्या कहते हैं, पीएच। ठीक है, अब अगर मैं पीएच को निकालूं, ठीक है, और लॉग ले लूं, तो लॉग लेकर के एक संबंध बनेगा एंड में अगर मैं निकाल दूं, जैसे मैंने लॉग लिया, इसका लॉग लेने पर है ना, सिंपल लॉग लें, लॉग बेस 10 लें, तो इधर h हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, देखो लॉग क्या हो जाएगा 10, बेस 10 तो है यहाँ पर, सबका बेस 10 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ, ठीक है, की घात माइनस पीएच। इसको लॉग सॉल्व करें, लॉग बेस 10 h प्लस, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस पी एच लॉग 10। बेस 10 है ही सबका, है ना, बेस 10 तो माना ही माना है। लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो लॉग, और ये हो जाएगा h प्लस। ठीक है, अब देखो ध्यान रहे आपने, इसकी वैल्यू अगर मुझे क्या करनी है, देखो ध्यान समझें, पॉजिटिव करनी है, तो ये माइनस पी एच है, अभी तो पी एच आ रहा है, पी एच बराबर क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ निकालता हूं तो पी एच बराबर क्या हो जाएगा, पी एच बराबर हो जाएगा पी एच बराबर हो जाएगा माइनस लॉग बेस 10 एच आयन की सांद्रता। ठीक है, और इसी को मैं और अच्छे से, और ये माइनस चिन्ह हटा दूं तो क्या हो जाएगा, लॉग 1/, ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ये चीज हमें क्लियर हो जाएगी। सही है, इस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। तो इन्होंने, अब यहां से डेफिनेशन निकलेगी, एक ये, एक यहां से, एक यहां से। ठीक है, इसको हम आगे समझेंगे। तो सोरेनसन ने किसी विलयन की पीएच को व्यक्त करने का ये वाला तरीका दिया। ठीक है, और फिर वहां से हम डेफिनेशन को निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। देखिए, अब इसकी डेफिनेशन मैं आपकी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग यहाँ बता रहा हूँ। किसी विलयन की पीएच उसके 1 लीटर में उपस्थित ग्राम हाइड्रोजन सांद्रण के व्युत्क्रम का लघु गुणक होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने फॉर्मूले में लिखा था, मैंने 2 फॉर्मूले लिखे थे। सबसे पहले मैंने लिखा था पीएच बराबर माइनस लॉग बेस 10 एच आयन सांद्रता, एक फॉर्मूला ये लिखा था। इसी से मैंने दूसरा फॉर्मूला लिखवाया था पीएच बराबर लॉग 1/एच आयन की सांद्रता। इन्हीं दोनों फॉर्मूले से ये डेफिनेशन बनती है। ठीक है, पीएच क्या है, ये एच आयन की सांद्रता का व्युत्क्रम का क्या है, लघु गुणक। इन एच आयनों की सांद्रता के व्युत्क्रम का क्या है, लघु गुणक है, और ये एच आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लॉगरिथम या लघु गुणक है। तो परिभाषा क्या बन जाती है, किसी विलयन की पीएच उसके 1 लीटर में उपस्थित ग्राम हाइड्रोजन सांद्रण के व्युत्क्रम का लघु गुणक होता है,
और डेफिनेशन सेकेंड जो बहुत सरल वे में कह सकते हो, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। और इसके फॉर्मूले बन जाते हैं पीएच बराबर लॉग 1/H, ठीक है, ये लॉग 1 का है, 1/H का है। एक ये फॉर्मूला बन गया। दूसरा, या हम ऐसे लिख सकते हैं पीएच बराबर -log⁻10 और H की सांद्रता। एक ये वाला भी फॉर्मूला, पहला वाला पहली डेफिनेशन के लिए, दूसरा वाला दूसरी डेफिनेशन के लिए। इस तरीके से हम पीएच को व्यक्त कर सकते हैं। और जो पीएच ज्ञात करने की विधि या जो पीएच शब्द दिया था वो SPL सोरेनसन ने दिया था, डेविस वैज्ञानिक थे सोरेनसन, उन्होंने ये वर्ड यूज किया था, ठीक है ना, पीएच, ठीक है। अब हम आगे समझते हैं। अगला जो हमारा जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा पीओएच का। इसी प्रकार से पीओएच होती है, पीओएच, तो वही हम कह सकते हैं, पीओएच को भी कह सकते हैं ओएच आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को लघु गुणक का मतलब क्या है, लॉग, है ना, लघु गुणक का मतलब क्या है, लॉग को पीओएच कहते हैं। यानी पीओएच बराबर -log OH आयनों की सांद्रता, ठीक है, ये याद रखना है। या OH आयनों की सांद्रता के व्युत्क्रम के, OH आयनों की सांद्रता के व्युत्क्रम के लघु गुणक को ऐसे कह सकते हैं, ठीक है, और ऐसे कह सकते हैं जैसे मैंने लिखवाया है, ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान रखिए पीएच और पीओएच की टोटल वैल्यू 14 होती है, ये याद रखना है, याद रखना है। पीएच प्लस पीओएच क्या होता है, हमेशा 14 होता है। पीएच प्लस पीओएच बराबर क्या होता है, 14 होता है, हमेशा याद रखना है, ठीक है। ये दोनों में संबंध, ये किसमें संबंध है, पीएच तथा, यहाँ हेडिंग भी हम ऐसे कह सकते हैं, पीएच तथा पीओएच में संबंध, ठीक है, ये हो गया, याद रखना है। पीएच प्लस पीओएच बराबर क्या होता है, 14 होता है। कैसे होता है इस चीज को भी हमें समझना चाहिए, ठीक है, कैसे होता है, कैसे ये 14 वैल्यू आती है, ये चीज हमें समझनी पड़ती है, ठीक है ना। और इसको हम समझाने के लिए क्या करते हैं, इसके लिए वही वैल्यू लिखनी पड़ती है, यानी जो हमारा जल होता है, ठीक है, इसके आयन से H आयन और OH आयन हमें मिलते हैं, ठीक है, ये, और H आयन की सांद्रता और OH आयन की सांद्रता शुद्ध जल के लिए ये गुणा 10⁻⁷, ये गुणा 10⁻⁷ मोल पर लीटर होती है, ठीक है, मोल पर लीटर होती है, ठीक है। अब देखो इसी से हमारा पीओएच निकल के आता है, ठीक है, इसी से हमारा जो पीओएच निकल के आता है, इसी से हमारा पीएच निकल के आता है। जब इनकी वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 14 में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। कैसे हो जाएगी ध्यान से समझना है, देखो अब ध्यान से समझना है। पीएच की वैल्यू, शुद्ध जल के लिए पीएच की वैल्यू कितनी आएगी, 7 आएगी, और पीओएच की वैल्यू भी कितनी आएगी,
7 आएगी, और जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। कैसे देखो, pH बराबर माइनस लॉग बेस 10 HN की सांद्रता निकालें, माइनस लॉग बेस 10 क्या हो जाएगा, ये 1 गुणा क्या है भाई, 1 गुणा 10⁻⁻7। ठीक है, ऐसे है ये, इसकी गुणा हो जाएगी तो ये माइनस लॉग बेस 10 लॉग 1 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा भी, अगर मैं माइनस चिन्ह बाहर रखूं ऐसे ऐसे, तो ये सारा प्लस में आ रहा है ना मामला, प्लस लॉग क्या हो जाएगा 10 की पावर -7। ठीक है, ऐसे हो रहा है, माइनस चिन्ह बाहर है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ये वैल्यू 0 होनी है, प्लस ये वैल्यू -7 भी क्या हो जाएगी, -7, इसको मैं समझू -7 लॉग बेस 10 और 10 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये -7 आएगा, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है तो -7 आएगा, -7 आएगा अंदर, और बाहर क्या है, माइनस है, प्लस का 7 आएगा, तो pH की वैल्यू 7 आएगी। ऐसे pOH की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 आएगी। वैल्यू यही रखनी है, देखो यही रखनी है। ठीक है, इसलिए दोनों की वैल्यू 7 + 7 बराबर, इसी प्रकार pOH की वैल्यू भी कितनी आएगी, 7। तो दोनों के साथ साथ जोड़ेंगे, यानी pH + pOH। ठीक है, निकालेंगे तो 7 + 7 बराबर कितना हो जाएगा, 14। इसलिए इनकी जो टोटल वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 14 आती है। तो आज क्लास को यहीं क्लोज करते हैं। कल हम pH स्केल को समझेंगे। pH स्केल के आधार पर ये समझेंगे कि विलयन कब अम्लीय होगा, कब क्षारीय होगा और कब उदासीन होगा। ठीक है।